जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत साजी की कोशिशों के हवाले से, और कल तक इसमें जो रुकावटें नजर आती थीं आज वो तमाम मुश्किलात सुलझती हुई नजर आ रही हैं। कल तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास मरकज में हुकूमत साजी करने के लिए नंबर गेम कहीं ना कहीं मुश्किल का शिकार हो रही थी। उसके बाद बलोचिस्तान में अख्तर मैंगल साहब से मुलाकात हुई, 3 अहम सीटों का सहारा मिला और आज मरकज में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कल की निस्बत कहीं ज्यादा पुरएतमाद है और यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अब चंद दिनों के अंदर ना सिर्फ मरकज में बल्कि पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत बहुत आसानी से बन जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का झगड़ा था, वो भी कल निमट गया, अगरचे उस पर भी काफी तनाज़ात खड़े हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तौर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला कौन होगा इस मामले का ऊंट भी अपनी करवट बैठ गया। सिंध में अपोजिशन किस तरह से करनी है उसके लिए आज सिंध की पार्लिमानी पार्टी के लोग जो हैं वो बनी गाला में मौजूद थे, तो वहां के मामलात भी सुलझ चुके हैं। सबसे बड़ी रुकावट जो नजर आ रही थी जिसपे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने शदीद एहतजाज भी किया कि इमरान खान के 5 से कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक लिए गए थे, जिसके बाद ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि क्या इमरान खान वक्त पे पार्लियामान का और वज़ीर आज़म का हलफ नहीं उठा सकेंगे। वो उलझन भी काफी हद तक सुलझ चुकी है। आज इलेक्शन कमीशन ने 4 हलकों से बन्नू, मियांवाली और कराची और लाहौर वाली सीट जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद थी, तो नोटिफिकेशन ये चारों जारी कर दिए हैं। NA 53 का मामला रह गया है वोट की राजदारी के हवाले से, वहां पर भी बाबर आवान साहब ने आज इमरान खान साहब की तरफ से जवाब दाखिल करवा दिया। सिर्फ इमरान खान के दस्तखत का मामला था जो कल तक शायद दस्तखत हो जाएंगे, बयानी हल्फी भी जमा हो जाएगा, तो उम्मीद है कि NA 53 से भी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन कल या जल्द ही जारी हो जाए। तो ये एक मुश्किल भी बहुत हद तक तहरीके इंसाफ की सुलझ चुकी है। अब कदम ब कदम इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत साजी की तरफ बढ़ रहे हैं। कदम ब कदम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात कम होती जा रही हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो PTI के सामने मौजूद है वो एक तो फेडरल कैबिनेट की तैयारी है और उसके लिए नामों को फाइनल करना है, और उससे भी शायद बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी उलझन वो ये कि अंदरूनी इख्तलाफात को कितनी जल्द पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ओवरकम करती है, क्योंकि हुकूमत बनाने के बाद जितने बड़े बड़े मुल्की चैलेंजेस दरपेश हैं, किसी तौर भी कोई भी सियासी जमात खास तौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि अंदरूनी इख्तलाफात में उलझ के रह जाए। तो जो अपैरेंट मुश्किलात थी वो तो सुलझ रही हैं, अब अंदरूनी मुश्किलात से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कैसे निपटेगी इसी हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ हैं तहरीके इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब शफकत महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मरकज में आपके पास कुछ ना कुछ नंबर्स कम थे, वो पूरे हो गए तकरीबन। पंजाब में पोजीशन आपकी बहुत मजबूत हो गई, सिंध में मजबूत अपोजिशन कैसे करनी है उसकी स्ट्रेटजी भी आज डिवाइस हो गई, बलोचिस्तान में किस तरह से कोalition में चलना है वो सुलझ गया, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और कैबिनेट का मामला सुलझ गया, इमरान खान साहब के हलकों की कामयाबी के नोटिफिकेशन का मामला सुलझ गया। मतलब मुश्किलात आपकी सारी तहरीके इंसाफ की आहिस्ता आहिस्ता सुलझती चली जा रही हैं, लेकिन आप लोगों के जो अंदरूनी जाती इख्तलाफात हैं उनसे कितनी जल्द आप निपटेंगे ताकि फिर आगे फेडरल कैबिनेट बनाएं और आगे हुकूमत के चैलेंजेस से आप निपटें? देखिए, बात यह है कि सियासी जमातों में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि इतने इख्तलाफात तहरीके इंसाफ में नहीं है कि कोई बड़ा रिबेलियन हो, जिस तरह नून लीग में निसार अलग हो गए और बाकी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, उहदों के लिए ख्वाहिशात भी होती हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे आपने खुद कहा बड़ा स्मूथली काम चल रहा है। अभी हमने खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर का ऐलान कर दिया है, लेकिन वहां पर भी कितनी खींचातानी हुई है, बात यह है कि ये कोई ये एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है। पॉलिटिकल प्रोसेस में मुख्तलिफ लोगों की ख्वाहिशात भी होती हैं और ये फितरी चीज़ है कि ख्वाहिशात का होना,
और उसमें नेचुरली कुछ लोग किसी के साथ होते हैं, कुछ लोग किसी के साथ होते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा फैसला हो गया और चेयरमैन ने फैसला कर दिया तो अब सब के सब उस पर मानने। लेकिन लग नहीं रहा कि सब के सब उस पर मान रहे हैं, क्योंकि आतिफ खान साहब ने तो मुबारकबादें वसूल करनी शुरू कर दी थी अपने इलाके में, आतिशबाजी करवा दी थी, उनके तो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लग गए थे। तो अब देखें वो उस फैक्शन को केपी में कैसे आप साथ लेके चलेंगे? सपोर्टर्स जो है वो ये करते हैं और ये होता रहता है। मतलब लोगों को, आपको याद है टिकटों से पहले लोगों ने पहले से टिकटों के ऐलान कर दिए और इंशाल्लाह एमएनए भी लिखना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि फैसला क्या है। फैसला इमरान खान साहब का आ गया है, उस फैसले पे अमल दरामद होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे केपी में सारी जमात जो है इकट्ठी होगी। आपको नहीं लगता कि केपी में कोई रिफ्ट हो सकती है, कोई इख्तिलाफात, आपको हुकूमत साजी में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? 2/3 में जो पार्टी हमारी, वो मसला ही नहीं, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से आप लोगों कोई को मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जीरो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ये फेडरल कैबिनेट की तश्कील, उसमें क्यों इतनी देर लग रही है? बिकॉज सेंटर, देखिए बात यह है कि हर चीज का एक वक्त है। जो कौमी असेंबली का है उसके कुछ मरहले हैं। पहला मरहला ये है कि ओथ टेकिंग होनी है मेंबर्स की, जो 13 को होगी। उसके बाद एक दिन के नोटिस के देने के बाद स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होना है। तो ये सारे मरहले हैं। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ओथ ले लेते हैं तो हो सकता है कि उनके साथ चंद लोग ओथ लें, या हो सकता है 1-2 दिन ठहर के लोग ओथ लें। तो ये कोई इतनी कोई ऐसी कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपके मुकाबले पे जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो कम से कम इस हद तक मुत्तहिद नजर आई कि फौरन उन्होंने अपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर का ऐलान कर दिया और उन्होंने बांट दिया कि जी स्पीकर पीपल्स पार्टी का, डिप्टी स्पीकर एमएमए का। आपकी तरफ से फिलहाल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का कोई नाम सामने नहीं आया और उसके पीछे भी कयास आ रही हैं या खबरें ये हैं कि बहुत से इख्तिलाफात हैं नामों के हवाले से। ये सिर्फ कयास आ रही हैं और मेरा, अगर आप माफ़ कीजिएगा, ऐसी कयास आ रही हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, बात यह है कि पार्टी बिल्कुल मुतहद है, बिल्कुल मामला स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। और उसके अलावा हमें इंडिपेंडेंट्स ने भी ज्वाइन कर लिया है, इत्तेहादी जमातें भी बन गई हैं। इसलिए बाहर से तो आपकी मुश्किलात स्मूथ हो रही हैं, तो बाहर लेकिन अंदर की मुश्किलात काफी सिलवटें अभी भी पड़ी हुई हैं। ये अब आप मीडिया ने कुछ तो करना है, कोई ना कोई सेंसेशनलिज्म तो करनी है। कोई अंदरूनी इख्तिलाफात नहीं, हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के नाम कब तक, कौन है वैसे? मेरा ख्याल, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हो सकता है कल या परसों तक हो जाए, नाम फाइनल हो जाए स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बिल्कुल हो जाए। और फेडरल कैबिनेट के लिए इंटीरियर पे सुना है कि काफी प्रॉब्लम होम मिनिस्ट्री की, शेख रशीद साहब भी हैं, 2-3 लोग और भी हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप भी इंटीरियर लेना चाहेंगे? नहीं, मैं तो जो इमरान खान साहब कहेंगे मैं वो ले लूंगा। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हमने मिल के काम करना है, क्योंकि अवाम की तवक्कुआत बहुत हैं और इन तवक्कुआत को पूरा करना है और पाकिस्तान को बेहतर करना है। बाकी कौन किस ओहदे पे बैठा होता है ये है, ठीक है, थोड़ी बहुत सियासतदान जो होते हैं इस बिजनेस में उनकी ख्वाहिशात तो होती हैं। एंकर्स की ख्वाहिश होती है बेहतर से बेहतर चैनल में जाएं, बेहतर से बेहतर टाइम स्लॉट हो, ये चीज़ें फितरी हैं, कोई इतनी गैर फितरी चीज़ नहीं है। तो इसलिए लेकिन उसमें जहां इनऑर्डिनेट डिलेज होना शुरू हो जाए तो वहां ये इनऑर्डिनेट डिले नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट को 3 महीने मिलते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, हमारे तो 21 दिन होते हैं, सिर्फ 21 दिन में सारे काम करने होते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये एक, क्योंकि अभी कोई खबर और है नहीं ऐसी, तो अब कोई ना कोई खबर, यही सबसे बड़ी खबर है। नहीं, खबर है ही नहीं, सबसे बड़ी खबर है, ये खबर है ही नहीं। मतलब आप लोग एक बहुत बड़ा मैंडेट, बहुत बड़ा वोट बैंक लेके आए हैं, तो पूरे पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि उनके गवर्नमेंट, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह अगले 4-5 दिनों में पहले स्पीकर का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद कैबिनेट का ऐलान हो जाएगा, फिर आप मीडिया को आएगा, कोई और इशू ढूंढेगा। आप लोग कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। वो तो अब देखिए, पंजाब की वजारत आला भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी। राजा यासिर हुमायूं के नाम पे बड़ी स्पेकुलेशन की जा रही है, वो हैं कि नहीं है? मुझे नहीं पता फ्रैंकली। मैं देखे ना, मैं आपको आप तहिया करके आए कि खबर कोई नहीं देनी। मुझे खबर अगर मालूम होती तो और शायद मैं आपको बता देता, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। और इमरान खान साहब ने कोई फैसला नहीं किया और पंजाब का फैसला अभी तक नहीं, अभी मेरा ख्याल है कल परसों तक हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा वज़ारत आला के हवाले। तो वो जो नाम फ्लैश कर रहे हैं राजा यासिर साहब का, सिबहन खान साहब का, इनमें से कोई नाम है या बिल्कुल सेपरेट है? क्योंकि खान साहब इतना तो कह चुके हैं कि करप्शन फ्री होगा जो भी नाम होगा। देखिए, बात यह है कि 4-5 कैंडिडेट तो हैं, ठीक। अब इसमें अच्छा होता है पार्टी के लिए जब बहुत सारे कैंडिडेट हों, ठीक।
तो उसका फैसला हो जाएगा 1-2 दिनों में। मेरा ख्याल है कि इसके ये कोई इशू नहीं है, ये चीज़ें हो जाएंगी। पार्टी के अंदर पार्टी के लोग होंगे, पार्टी के लोग जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, वफादार हैं, पार्टी की हर कैंपेन में साथ रहे हैं, उनका फैसला हो जाएगा, अनकरीब हो जाएगा। ग्रैंड अपोजिशन आपके लिए इशू है? मेरा ख्याल है कि ग्रैंड अपोजिशन इस लिहाज से असेंबली में इशू इस लिहाज से होगा कि वो जो उनका प्रोग्राम लग रहा है कि शोर शराबा करना है, ये है वो है, करते रहें, लेकिन अदरवाइज कोई बाहर मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। कल मैं देख रहा था कि वो जब आए थे बेचारे 10 साल से हुकूमतों के ठंडे ऐवानों में बैठे लोग वे सड़कों पे गर्मी खाते हुए नजर आए तो इसलिए अभी उनको हम तो इस मामले में वेटरन है ना, अपने अच्छा, मुझे आपसे बात करते हुए क्यों डिजाबू की फीलिंग हो रही है कि ये सब वही बातें हैं जब हम नून लीग वालों से उनके टेन्योर में सवाल करते थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी करते रहे एहतजाज, बंदे निकलते नहीं है, गर्मी में खराब होते हैं, एसी वाली कौम है, अभी तकरीबन वही बातें। फर्क ये है कि हमने तो 126 दिन धरना दिया ना यहाँ पे, आप हमारे में लॉन्ग मार्च में भी साथ थी, धरने में भी साथ थी, आपको पता है, और उसके बाद हमने लॉकडाउन किया, उसके बाद अब मुकदमे भुगत रहे हैं अभी तक। तो ये तो अभी नए नए हुकूमत से निकले हैं, अभी नाजुक हैं, थोड़े से टाइम लगेगा इनको, सड़कों पे फिरने की आदत डालेंगे पहले। क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुदा न खास्ता वही गलती करने जा रही है जो नून लीग ने की थी कि धांधली का जब आप लोगों ने 2013 में शोर मचाया था तो नून लीग भी इस तरह आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया करती थी? नहीं, हमने तो कहा कि आपको एंगेज करती, कि आप लोग नहीं समझते कि आप लोग भी वही फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों को, आप एक सीनियर पार्लिमानी रहनुमा, आप नहीं समझते? देखिए, मैंने आपको कहा, इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा है कि हमें तो कोई इतराज नहीं है अगर कानून के और कायदे के मुताबिक एप्लीकेशंस आती हैं और हल्के खुलते हैं तो हमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक, लेकिन वो 131 में फिर लोग एतराज करते हैं कि उनके वकील ने वहां पर एतराज। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप एक रवायत डालेंगे कि जी हाई कोर्ट पहले फैसला करेगा तो वो रवायत सही नहीं है, एक प्रोसीजर है ना, ठीक, आइन में दिया हुआ एक प्रोसीजर है, इलेक्शन लॉज में दिया हुआ प्रोसीजर है कि जी इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, ट्रिब्यूनल के पास जाएं। हम भी ट्रिब्यूनल के पास गए थे ना, जितने भी हमारे बाई इलेक्शन हुए, जितने भी हल्के खुले, वो ट्रिब्यूनल के। ये तो एक लीगल प्रोसीजर हो गया। मैं शफकत महमूद साहब जो कि एक सीनियर पार्लिमानी लीडर हैं, उनसे पूछ रही हूँ कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या एंगेजमेंट की नहीं होनी चाहिए? आप लोग नून लीग से मुतालबा करते थे कि वो हुकूमत में है, दिल बड़ा करें, एंगेज करें, तो आप लोग हुकूमत में आ रहे हैं, एंगेज करें, दिल बड़ा करें। बात यह है कि हम कौमी मामलात में बिल्कुल एंगेज करेंगे उनके साथ। हमने नून लीग के साथ 1000 इख्तलाफात होते हुए भी नेशनल इलेक्शन प्लान में साथ मदद की, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में मदद की। सो इसलिए ये नहीं है कि हम तो धांधली के मामले पर भी एंगेज करें, आप समझते हैं कि एंगेज करना चाहिए? हम ये करेंगे कि हम ऑपोजिशन को साथ डिस्कस करेंगे, एजेंडा डिस्कस करेंगे, कौमी एजेंडा डिस्कस करेंगे, लेजिस्लेशन कौन सी ज़रूरत है उसको डिस्कस करेंगे, उसके लिए कंसेंसस पैदा करेंगे। बाकी जो उनकी इलेक्शन के बारे में शिकायत हैं और हमें भी हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि RTS सिस्टम का जो फेलियर है उसकी वजह से हमें भी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारी क्लियर कट विक्ट्री के ऊपर खामखा ऑपोजिशन को एक हथियार दे दिया कि जी RTS सिस्टम बैठ गया। तो हमें भी इतराज़ात हैं, लेकिन उसका सारे इतराज़ात का इलेक्शन रिलेटेड हमने 3-4 साल बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म किया, उसमें सारी जो पिछले दफ़ा प्रॉब्लम्स थे उनको सबको एड्रेस किया। उसमें कहीं ये नहीं कहा कि जनाब इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन और अदालतों के अलावा हल होंगे। तो वो एक तरीका है, उस तरीके से करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। यानी तो एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बलूचिस्तान के हवाले से जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे बलूचिस्तान से मरकज में हुकूमत साजी के अहम सहारे के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को BNP मेंगल ग्रुप की 3 मरकज में अहम सीटों का अहम सहारा मिला है।
कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आला तरीन वफ्द कोयटा गया, जहां पर सरदार अख्तर मैंगल साहब से मुलाकात की, जिसके बाद बीएनपी मैंगल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामने आया। अख्तर मैंगल साहब के 6 निकात जो कि बहुत अहम तरीन हैं, बहुत तारीखी हैं, इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिए और उसके बदले में बीएनपी मैंगल ग्रुप ने कौमी असेंबली में अपनी 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी के हवाले कर दी। इन 3 सीटों के बाद मरकज में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई। बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद को हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा अपनी हैसियत से बढ़ के सपोर्ट किया है, लेकिन बलूचिस्तान को यही शिकवा रहा है कि इस्लामाबाद से उसके तमाम जायज हुकूक उसको नहीं दिए जाते रहे। क्या सरदार अख्तर मैंगल साहब ने जो 6 निकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मनवाए हैं, जिनमें लापता अफराद का मसला शामिल है, नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल अमल दरामद शामिल है, बलूचिस्तान की आबादियाती तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है, डैम्स की तामीर है, फेडरल सर्विस में बलूचिस्तान का 6% कोटा है, मादनी वसाइल के हवाले से बात है और अफगान मुहाजिरीन की बलूचिस्तान से मुंतकली का मामला है, क्या इन पे ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में अमल होगा? इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ सरदार अख्तर मैंगल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और आपकी मरकज में 3 सीटें बहुत अहमियत की हामिल हैं और इसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में यकीनी हुकूमत साजी के करीब पहुंच गई है, बल्कि बिल्कुल यकीनी हुकूमत साजी उसकी हो गई है। लेकिन जो 6 आपके मुतालबात हैं 3 सीटों के एवज, सरदार साहब आप समझते हैं कि ये वादे पूरे होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन पे अमल करवा पाएगी? बड़ी नवाजिश बीबी, एक बात क्लियर करना चाहूँ कि 3 हमारी जनरल सीटें हैं और अगर कोई और मसला ना हुआ तो 1/4 हमारी ख़वातीन की जो रिजर्व सीटें वो भी हमें मिलेगी, तो टोटल हमारी 4 सीटें हो जाती हैं। और जहाँ तक हमारे 6 नुकात का ताल्लुक है, अगर देखा जाए बलूचिस्तान के मसलों का जो अंबार लगा हुआ है यहाँ पे, ये 6 नुकात उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक पेशकदमी होगी। अगर 70 साल अगर दौरे हुक्मरानों का देखा जाए, उसमें बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका, बलूचिस्तान का कोई ऐसा शोबा, बलूचिस्तान का कोई ऐसा गाँव नहीं बचा हुआ है जिसमें मसाइल पैदा न किए गए हों। और ये मसाइल कुदरती नहीं है। माजरत के अर्थात इन मसाइल के पीछे वो गुज़िश्ता के हुक्मरान, वो उनकी ज़हनियत या उनकी वो गलत पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान इन मसालों का जो एक अंबार बना हुआ है। हमने जो 6 नुकात पेश किए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में, इसके अलावा भी जो अपोजिशन की तरफ से जिन साथियों ने या पार्टियों ने हमसे रब्ते किए थे, और ये 6 नुकात मैं क्लियर करना चाहूँ आज के नहीं है, एक गुज़िश्ता 20 साल से जो है हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों या हुक्मरानों के सामने रखते आ रहे हैं। वादे तो किए गए हमसे पहले भी बहुत बार, पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें एपीसी में एश्योरेंसें भी दी, लेकिन जी बिल्कुल ये भी हम जानते हैं कि शायद वो मसाइल, वो नुकात जो हैं एक दिन में हल होने वाले नहीं हैं। लेकिन ये हमें उम्मीद थी पिछले हुक्मरानों से, कम से कम उनके लिए एक पेशरफ, एक मुस्बत कदम उठाते। क्योंकि तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ हमारी जो पहली नशिस्त हुई थी इस्लामाबाद में, उनके सामने जब हमने ये निकात रखे तो उन्होंने इन पर एग्री किया और ये हमसे वक्त मांगा कि हम अपनी मरकज़ी क़यादत के साथ जाके सलाह मशवरे के बाद आपको इसका जवाब देंगे। और दूसरी सिटिंग के बाद कल जब ये यहाँ पे आए तो उन्होंने मनो अन इसको तस्लीम करते हुए ये कहा कि हम अपनी कोशिशों से जो है इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। अश्योरेंस तो पहले भी दी जाती हैं, अभी तो न कि सिर्फ अश्योरेंस बल्कि वो सिग्नेचरी भी हैं इसमें। सरदार साहब, यही मेरा आपसे सवाल था कि इसी किस्म के मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आपके रहे, जो कि उस वक्त बज़ाहिर तस्लीम कर लिए गए। नून लीग की हुकूमत के साथ भी रहे में, जो कि बज़ाहिर तस्लीम कर लिए गए लेकिन पूरे ना किए जा सके। तो क्या आपको लगता है कि तब्दीली इस बार होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके मुतालबात पूरे करवाने में, अमल करवाने में कामयाब होगी? बीवी, हम 70 सालों से इंतजार करते आ रहे हैं और इन 70 सालों में जिस किसी ने भी वादा खिलाफी की है तो वो नुकात में भी इजाफे हुए हैं और बलूचिस्तान के लोगों की एहसास महरूमी
और मायूसी में भी इजाफा हुआ है। अगर कल को फिर भी इस तरह के इकदाम किए गए या इस तरह की वादा खिलाफी की गई तो मैं समझता हूं फिर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ना बलूचिस्तान में बची होगी, ना ही मरकज में ऐसी कोई बची होगी जिस पर एतबार किया जाए। सरदार साहब, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और ये मेरे उसी सवाल का जवाब है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वादे पूरे करने में कामयाब ना हो सकी तो क्या होगा? क्या आपका इत्तेहाद, आपकी सपोर्ट वापस भी जा सकती है? बेबी, इस वक्त भी जो हमने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट की है कि हम जो अभी प्राइम मिनिस्टरशिप के इलेक्शन होंगे उसमें हम उसको वोट देंगे और हम सिर्फ बैठेंगे आज़ाद बेंचों पर। ये हमने क्लियर कट उनके सामने रखा हुआ है कि हम बैठेंगे आज़ाद बेंचों पर और हम मॉनिटर करेंगे, हम देखेंगे कि इस अरसे में, और ये भी हम नहीं चाहते कि उनके पास जादू की छड़ी होगी कि एक ही दिन में इन मसलों को हल करेंगे, चाहे वो इसके लिए 2 महीने दरकार है उनको या 6 महीने या साल तक भी हम इंतजार कर सकते हैं। हमारे लोगों ने जो अपने बच्चों के लिए 10-10 साल इंतजार कर सकते हैं। हमारी माएँ बहनें जो है अपने औलादों के लिए 5-5 साल तक जो है रोती रहती हैं, तो हम 1 साल मजीद और भी इंतजार कर सकते हैं। अगर नहीं भी हुए तो कम से कम फिर तो हमसे तो कोई गिला नहीं करेगा कि हम उनको बलूचिस्तान के मसाइल पर उनको आगाही नहीं थी या उनको समझाने की कोशिश नहीं की गई है। हमने उनको आगाही भी कराई और उनको मुकम्मल समझाया और सब ने एडमिट किया है कि हाँ जी, ये वो मसाइल हैं जिनके हल करने के बगैर बलूचिस्तान जो है आपके साथ नहीं चल सकता। बिल्कुल सरदार साहब, आपने मरकज में तो पोजीशन बीएनपी मेंगल ग्रुप की वाजे कर दी कि आप लोग वोट देंगे वज़ीर आज़म के ओथ के लिए इमरान खान को, लेकिन बैठेंगे आज़ाद बेंचों पे। बलूचिस्तान में आपकी 6 सीटें हैं, तो वहां पे सूरत हाल क्या रहेगी आपकी? वहां पे आप हुकूमत में बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, वहां का फैसला क्या है? बीबी, एक तो हमारे इलेक्शन के जो नतायज हैं उसमें भी काफ़ी सीटें ले गए। अब मुझे मालूम नहीं कि वो आप लोग भी हमारी सीटें कम करते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारी जो जनरल सीटें वो जनरल सीटें 7 हैं, उनको आपने 6 कर दी और रिजर्व सीटों के साथ मिला के जो हमारी 10 सीटें होती हैं, तो शायद ये कोई वही हो रही कि हमारी सीटें कम हो जाए तो खतरा महसूस हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई खतरा महसूस ना करें सरदार साहब। माजरत के साथ रिजर्व मैंने इंक्लूड नहीं की थी, 7 सीटें आपकी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, तो रिजर्व के साथ 10। तो आप बलूचिस्तान में क्या फैसला है, हुकूमत में जाएंगे, अपोजिशन में जाएंगे? अभी तक तो हमारी ये कोशिश है कि जी, क्योंकि हम और एमएमए और उसमें बिलखुसूस जेएवीआई की जो जमात शामिल है, हम मुत्तहद हैं और हमने ये फैसला किया कि अगर हुकूमत बनाएंगे भी तो इकट्ठी और किसी के साथ अगर गए भी तो हुकूमत में साजी में इकट्ठे जाएंगे, अगर अपोजिशन में जाना पड़ा भी तो हम अपोजिशन में इकट्ठे ही जाएंगे। तो वो हमारी बातचीत भी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उनके साथ बातचीत जारी है अभी तक। अच्छा सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि आपका अपना आपने अपनी तरफ से जाती फैसला कर लिया है कि आप कौमी की सीट रिटेन करेंगे, रखेंगे या सूबाई की रखेंगे? बीबी, वो इस वक्त कहना कबल वक्त है, क्योंकि 2 दिन और इंतजार कर लें, जब डस्ट सेटल हो जाए सूबाई और कौमी की तो फिर ही मैं फैसला कर सकूंगा। ये आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं सरदार साहब, और मुझे यकीन है कि आप मेरे इस सवाल का मतलब भी समझ रहे होंगे। आपका इंटरेस्ट क्या है, सूबाई रखने में या कौमी रखने में? बीबी, मेरा जाती कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा जाती सूबाई का है, ना मेरा कौमी का है, ना ही मेरे जो है आला ओहदों के लिए। मेरा जाती इंटरेस्ट देखें तो मेरा जाती इंटरेस्ट और हमारा पार्टी का इंटरेस्ट इन 6 नुकातों पे है। इन 6 नुकातों को कोई तस्लीम करता है और ये जितना जल्द दे सकता है, उनके लिए मैं वजारत आला भी कुर्बान कर सकता हूँ, उनके लिए आला ओहदे भी हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और अल्टीमेटली फैसला जो होगा फाइनल, वो हमारी पार्टी का होगा। जो पार्टी डिसीजन करेगी मैं भी उसका पाबंद हूँ। सरदार साहब, ये आप बात करते करते बहुत कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह गए हैं, बड़ी खबर आप दे गए हैं। लेकिन ये फरमाइए सरदार साहब के जाम कमाल साहब की हुकूमत को आपकी तरफ से सपोर्ट रहेगी? कितना अरसा रहेगी? 5 साल तक रहेगी? कैसे देखते हैं आप जाम कमाल साहब हुकूमत बना लें तो?
देखिए बीबी, बलूचिस्तान में हमेशा इलेक्शन के बाद जो नतायज आए हैं वो इस तरह के रहे कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है मेजॉरिटी में नहीं आई है और मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर यहाँ पे हुकूमतें बनाई गई। 1970 से लेकर लास्ट जो आपका 2013 के इलेक्शन हुए थे उनमें भी ये था, लेकिन इस 2018 के इलेक्शन में छोटे ग्रुप्स, आज़ाद और छोटी पार्टियां जो है ना वो बड़ी तादाद में आई हैं। जो कोई भी हुकूमत बनाएगा उसके लिए हुकूमत करना और हुकूमत को चलाना जो है बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि तमाम पार्टियों को, तमाम इंडिविजुअल्स को साथ लेके चलना, और वो लोग भी इसमें आए हुए हैं जो बिल्कुल आज़ाद ख्याल के हैं, तो उनको सबको एक साथ चलाना बड़ा मुश्किल होगा। कोई बड़े दिल वाला होगा जो इनको साथ लेकर चल सके। सरदार साहब, बड़ी ज़बरदस्त बातें आप कर रहे हैं एंड आई विश के थोड़ा टाइम मज़ीद ज़्यादा होता तो आपसे ये मज़ीद खबरें भी हम हासिल करते, लेकिन अभी तक जितनी बातें आपने की हैं, बड़ी ज़बरदस्त खबरें आपने दी हैं। बड़ा कुछ ना कह के मैं फिर कहूँगी कि आप बहुत कुछ कह गए हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। आपसे इंशाअल्लाह एक तफसीली नशिस्त में दोबारा इंखेंगे। सरदार अख्तर मेंगल साहब, बलूचिस्तान की सूरत हाल से और BNP मेंगल की आइंदा की सियासी और हुकूमती स्ट्रैटेजी से आगाह कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी अंदरूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। मजीद से मजीद मुतनाज़ा होते चले जा रहे हैं। RTS के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन तमाम तर सियासी जमातों ने, जिसमें मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम जमातें तो शामिल हैं ही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुतालबा कर रखा है कि RTS के नाकामी की तहकीकात करवाई जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक RTS की नाकामी ने उनकी वाज़ेह बरतरी को एक शक और शुबे में डाल दिया और इस RTS की नाकामी की वजह से नाकाम हुआ या बैठ गया, क्योंकि इलेक्शन की रात कहा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि RTS नाकाम हो गया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है कि RTS नाकारा नहीं हुआ था, सिर्फ चोक हो गया था, सिस्टम बैठ गया था, हैवी लोड बर्दाश्त नहीं कर सका था। उधर नादरा का मुसलसल ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि RTS ना तो नाकारा हुआ था ना ही बैठा था, इसको कई बार हैवी लोड के साथ चेक कर लिया गया था। आज ये सब तनाज़ात इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुसलसल चलते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिख दिया है कि RTS की नाकामी या उसके बैठ जाने की वजूहात की तहकीकात करवाई जाएं। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मंसूब एक और मुतनाज़ा बयान सामने आया, जिसमें मीडिया पर यह फ्लैश हुई कि जब कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ केसेस की सुनवाई हो रही थी, जिसमें इमरान खान, परवेज खटक, अय्याज सादिक, मौलाना फजल रहमान के केसेस शामिल थे, तो वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मंसूब बयान सामने आया कि उन्होंने कहा है कि आज अय्याज सादिक साहब ने अपनी औकात देख ली। ये एक बड़ा मुतनाज़ा, बड़ा गैर मुनासिब सा स्टेटमेंट है जो कि इलेक्शन कमीशन की साख को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की साख को मजीद मुतासिर कर सकता है। हकीकत क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार क़य्यूम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम क़य्यूम खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और ये बताएं कि ये बड़ा एक मुतनाज़िया और बड़ा खैर मुनासिब सा बयान मंसूब किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि उन्होंने अय्याज सादिक साहब को कहा है कि उन्हें आज अपनी औकात उन्होंने आज देख ली होगी, बावजूद इसके कि जो अय्याज सादिक साहब ने इलेक्शन कमीशन के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ऐसा कहा भी कि नहीं कहा तो क्यों कहा? जी थैंक यू फरीदा फारूकी साहिबा। ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। हमारे यहाँ एक फॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई है जी, और उसमें जिस तरह कोर्ट के अंदर कार्रवाई होती है वो हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ना कोई इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई है। तो ये हम इस बयान को बिल्कुल रद्द करते हैं और रिवर्ट करते हैं। इसको मतलब मीडिया ने एक गलत खबर चलाई है। लेकिन क़य्यूम खान साहब, ये सारा दिन मीडिया पे खबर फ्लैश होती रही, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई तरदीद सामने नहीं आई। मैंने तो चूंकि आपसे राब्ता किया तो आप आज ये इस वक्त तरदीद कर रहे हैं इस बयान की, तो सारा दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से तरदीद क्यों नहीं आई इस बयान की?
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने खुद भी इस खबर का नोटिस लिया है और हम जल्द ही इस खबर की तस्दीक कर देंगे। ठीक। और आप मीडिया पे देख सकेंगे कि ऑफिशियल स्टांस भी दे देंगे, और ये बल्कि मैं ऑफिशियल स्टांस ही दे रहा हूँ कि मतलब ऐसे कोई खबर नहीं है, ये बिल्कुल एक मतलब गैर जरूरी तौर पर चलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कयूम खान साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।